हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम थोड़ी सी चर्चा नवमांश के ऊपर करेंगे, क्योंकि नवमांश अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट नवमशास के बारे में थोड़ा सा एक मैटर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टिल वो रिसर्च का पार्ट है। कुछ ना कुछ नया नया उसमें अभी जुड़ते रहेगा। फिर अपनी ही बातों को मुझे कई कई बार मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो पुराने जमाने के लोगों के द्वारा उनके अपने अनुभवों पे आधारित है। मेरा अभी उस पर पर्सनल कोई भी पर्सनल कोई भी डायरेक्ट अनुभव नहीं है। मैं अभी भी क्लियर कर दूं, नवमांश के अंदर जिस लेवल की डेप्थ पे लोगों ने काम किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा महारत की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। 64th नवमांश, 108th नवमांश, 88th नवमांश, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत अलग ही लेवल ऑफ नॉलेज और डेप्थ की ज़रूरत होगी, जो इस समय तो हमारे पास नहीं है। हाँ, काम करते करते अगर कोई इजी मेथड निकल गया तो मैं आपको वो चीज़ें समझा पाऊंगा। अभी तो हम ये मान के चलिए कि उस काम के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और लिमिटेड कैलकुलेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम उसको उतनी गहराई में नहीं देख पाते। क्लियर कट बात। देखिए, जो कुछ इम्पॉर्टेंट नवमशाज हैं उनके बारे में डिस्कशन है। सबसे पहला जो है वो कहीं ना कहीं अष्टा नवमशा जो होता है वो अपने आप में एक स्पेशल नवमशा होता है, जिसके ऊपर पूरे का पूरा एक अलग ही डिस्कशन होता है। इसी तरीके से 64th 64वां अंशा जो होता है नवमांश का, वो भी बहुत ही क्रूशियल नवमांश माना जाता है। उसको एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसी प्रकार से 88th नवमशा जो होता है और 108th नवमशा जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल नवमशास माने जाते हैं। अब जब कभी भी चार्ट मैचिंग की जाती है, मैं तो वैसे भी पहले ही क्लियर कर लूँ कि मैं ज़्यादा कुंडली मिलान वाली चीज़ों को नहीं करता। मैच मेकिंग के केस में मैं इसीलिए चीज़ों को मोस्टली इग्नोर मोड पे काम करता हूँ। यहाँ पे जब कभी भी कुंडलियों को मैच करना होता है तो नवांश में ये चेक करना जरूरी होता है कि जो चंद्रमा है, मान लीजिए लड़की का सपोज चंद्रमा अगर देखा जा रहा है तो उसमें चंद्रमा का नवांश जो जन्म के समय होगा वो लड़के से 88th नवांश ना हो। If moon's navamsh at a birth in a case of bridegroom happens to be the 88th one when counted from that of the bride, दो अलग अलग लोगों से काउंट हो रहा है। अगर एक चार्ट से आप काउंट कर रहे हो तो जो आपका चंद्रमा का नवांश है वो आपके पार्टनर के चंद्रमा के नवांश से 88th नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो बहुत ही इंटेंस मैरिड लाइफ दिखा सकता है। मेरे को नहीं पता कि कितने लोगों ने 88th नवमांश के बारे में चर्चा करी है। 64वें नवमांश के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। 64वां नवमांश अपने आप में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग जाता है, लेकिन जब मैरिज की बात आती है, जब किसी तरह के पार्टनरशिप्स की बात आएगी दो लोगों में, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ 88th नवमांश अगर एक दूसरे से मैच हो गया है तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एविल इफेक्ट्स मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 108वां नवमांश काउंट भी कहीं ना कहीं जाके कंडीशन पे मैच हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको भी यहीं पे रीड कर दूं। सिमिलर रिजल्ट्स विल आल्सो बी केस व्हेन द मून्स नवांश हैपन टू बी 108th व्हेन काउंटेड फ्रॉम दैट ऑफ द ब्राइड। तो मून का जो जन्म के समय नवांश है वो 88th भी ना हो और 108th भी ना हो जब कभी भी चार्ट मैचिंग होती है तो। नहीं तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लॉजिक बहुत
आसानी से दिया है। 88th नवमांश जो होगा वो कहीं ना कहीं 20 सेकेंड देख करना जिसे कहते हैं, 20 सेकेंड देख करना, उसी का मल्टीपल फैक्टर है, इंटू 4 का फैक्टर है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैच मेकिंग के लिए काम आने वाला लॉजिक है। दूसरा, 55th नवमांश जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट नवमांश होगा, और 55th नवमांश जो होगा जन्म के नवमांश, फ्रॉम द राइजिंग नवमांश, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज सेरेमनी, जिस समय आपकी शादी के मुहूर्त को खोजा जाता है, उस समय उस पर्टिकुलर नवमांश में से कोई भी प्लैनेट कोई भी प्लैनेट वहां से गोचर ना कर रहा हो, इसके आधार पे वो मुहूर्त निकालते हैं। इन चीज़ों को हम इसीलिए डील नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कैलकुलेशंस का डोमेन है, उसके ऊपर काम करेंगे तो वो रिसर्च में बिल्कुल अलग ही चला जाएगा। इसके बाद बात करें फिफ्थ नवमांश की। फिफ्थ नवमांश जो है, इसके बारे में ये माना जाता है कि अगर कोई ग्रह बिल्कुल भाव मध्य में आ जाए, कोई एक भी ग्रह फिफ्थ नवमांश में आ जाए, इसका मतलब है नवमांश के मिडिल पे आएगा तो वो पांचवें नवमांश में आएगा। ठीक, ऐसे सिचुएशन में वो अकेला एक ग्रह आपको एक स्टेटस देने में काबिल हो जाएगा। अगर कोई भी ग्रह पांचवें नवांश में आ गया तो वो अकेला ग्रह आपको स्टेटस दे सकता है, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पांचवें नवांश का। लेकिन ये जन्म के समय मिलना चाहिए, गोचर के समय की बात नहीं हो रही। अगर 36 नवमांश को देख लिया जाए चंद्रमा से, तो वह आपके कार्य के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके कर्म के बारे में बता सकता है। वहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगता है क्योंकि 36 नवमांश की कोई इजी वे ऑफ कैलकुलेशन नहीं दी गई। इसी तरीके से 64th नवमांश की अगर बात करें तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ होने वाली चुनौतियां चंद्रमा से है। 64th नवमांश फ्रॉम द मून, नवांशा जहाँ पे भी मून का नवांशा है वहाँ से अगर काउंट करेंगे तो उस कंडीशन में वो आपको बता सकेगा आपके हेल्थ के ऊपर आने वाले ट्रबल्स के बारे में। 72 नवमांश जो होता है चंद्रमा से, वो भी विनाशक नवमांश माना जाता है। और इसी तरीके से 96 नवमांश जो है वो कहीं ना कहीं मानस नवमांश के नाम से जाना जाता है। अगर ग्रहों के गोचर, और वो भी मैलेफिक प्लैनेट्स लाइक राहु केतु, सैटर्न, राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों का गोचर अगर चंद्रमा से इन नवमांश पोजीशन 36 नवमांश, 64th नवमांश, 72nd नवमांश या 96 नवमांश से हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में इंसान को मानसिक परेशानियां, धन का नाश और बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इवन की फिजिकल पेन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये छोटा सा जो वीडियो है ये नवमांश के बारे में है कि नवमांश कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, उस पर बहुत ही ज़्यादा सोचने की, विचारने की, गहनता की ज़रूरत है, तब जाके आप इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जाकर आपके साथ किसी तरीके की मानसिक या शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। और नवमांश को समझना और उसकी कमांड करना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो विवाह के मुहूर्त और उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो ड्यूरेशंस दी जाती हैं मैरिज के लिए और मैरिज सेरेमनी के साथ साथ मैच मेकिंग के लिए, उन्हें इस बात की पकड़ होना चाहिए। इसके बिना अगर ऊपर से देख के, पॉइंट्स देख के इन सारी चीज़ों को आपने देख ली और मैरिज कर ली, तो फिर वो वही चीज़ है कि आधे ज्ञान का नतीजा पूरी बर्बादी। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, समझ के चलें। कैलकुलेशंस में अभी मुझे भी वक्त लगेगा जब मैं उस लेवल पे आ जाऊं कि आपको समझा सकूं कैसे कैलकुलेट करना है 36 नवमांश, 64th नवमांश,
70 सेकंड और 96 नौमांश, तब फिर मैं आपको इसकी डेप्थ की चीज़ों को बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नौमांश के बारे में जब बात होगी तो आपको सिर्फ 2-4 ही नहीं कि 64वां नौमांश, आपको कई सारे नौमांशों पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये छोटे से कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो कि किन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। 108 अंश हो सकते हैं, तो 108 अंशों में बहुत सारे रहस्य जिंदगी के छुपे होते हैं नौमांश के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कम इतना समझ में आएगा कि नौमांश को एक इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी और कैसे देनी है ये हम भविष्य में जब हम उन पूरी खोज को करके आपके सामने रख पाएंगे वहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। धन्यवाद।